हाय गाइस, आज हम लोग लिस्ट रेंडरिंग देखेंगे जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे V4। जिस तरीके से लूप अप फोर लूप आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो बिल्कुल वही है। यहाँ पर फोर लूप ही हम लोग देखने वाले हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर फोर इन लूप आप यहाँ पर देखते हैं तो V4 डायरेक्टिव इज यूज टू रेंडर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन एन एरे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने रेफ का यहाँ यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर एक एरे बनाया हुआ है मैंने, जिसमें एलिमेंट्स हमारे राहुल, सोनम, रोहित। अब ये मुझको टेम्पलेट में दिखाना है तो इसके लिए हम लोग फोर लूप का यूज़, एक तो एक एक करके आप दिखाइए या फिर आप फोर लूप का यूज़ कर लीजिए, जो कि ज़्यादा बेटर होता है। तो हमने V4 लिखा और यहाँ पर इक्वल स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स और कर्ली क्लोज के अंदर में स्टूडेंट लिखा। इस सेंटेक्स को ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर V-4 इक्वल और डबल कॉट लिखना है। उसके अंदर में इन जो आपको दिख रहा है वह इन हमारा कीवर्ड है, ये इन ही रहेगा, इसकी जगह पर कुछ और आप नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स जिसमें एस लगा हुआ है वह हमारे इस एरे का नाम है और इस एरे का पहला एलिमेंट कहाँ पर जाएगा, स्टूडेंट में, जिसमें एस नहीं लगा हुआ है तो उस पर जाएगा और फिर वो हमारा एक एक करके डिस्प्ले होता जाएगा। आप स्टूडेंट की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, और स्टूडेंट्स में आपको वही लिखना है जो आपने अपना नाम लिखा होगा अपने एरे को बनाते हो। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, तो वही स्टूडेंट्स ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। कोड में और अच्छे से बता दूंगा। इसमें सिंपली हम लोग वैल्यू प्रिंट करें, यानी कि एलिमेंट प्रिंट करें। अगर आपको एलिमेंट के साथ इसका इंडेक्स नंबर चाहिए, जैसे कि एरे में क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है 0 पे, दूसरा एलिमेंट होता है 1 पे, तीसरा एलिमेंट होता है 2 पे, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपको इंडेक्स नंबर भी चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा V4 और स्टूडेंट कॉमा इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। नॉर्मली या तो लोग आई लिखते हैं या फिर इंडेक्स लिखते हैं, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी से आप अपनी मर्जी से जो भी लिखिए। तो यहाँ पर सेंटेक्स समझिए कि बिटवीन पैरेंथेसिस आपको स्टूडेंट, जिस पे आपका एक एक्चुअल एलिमेंट या फिर एक्चुअल वैल्यू रहेगा, कॉमा देकर इंडेक्स लिखना, जिस पे आपका इंडेक्स नंबर रहेगा, नहीं कि 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर रहेगा। इन कीवर्ड रहेगा और स्टूडेंट्स आपके एरे का नाम रहेगा। फिर आप चाहें तो आगे इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं और अपने वैल्यू के लिए स्टूडेंट को लिखकर उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। हर V4 डायरेक्टिव में जब आप V4 डायरेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं तो की एक लिखना होता है। ऐसे ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, मगर व्यू का जो ऑफिशियल डॉक है वो कहता है कि आप इसमें की ज़रूर लिखिए, जिससे कि ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एलिमेंट इसको अपडेट करने का है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इसमें V4 स्टूडेंट कॉमा इंडेक्स इन स्टूडेंट्स। ये एज इट इज़ रहता है जैसे रहता है वैसे। यहाँ पर एक अलग आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा वी वाइंड के साथ, जिसमें वी वाइंड ऑप्शनल है तो उसको हटाकर मतलब उसका शॉर्ट हैंड यूज़ किया गया और यहाँ पर कॉलन की लिखा गया है, और कॉलन की के बाद इक्वल देकर यहाँ पर इंडेक्स लिखा। इंडेक्स मतलब क्या, कोई भी यूनिक वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो इंडेक्स हमारा हर एक H1 के लिए हमारा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। जैसे पहले बार जब ये चलेगा तो इंडेक्स 0 रहेगा, फिर दूसरी बार चलेगा तो फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो इससे हर एक के लिए ये यूनिक रहेगा। तो उसको आप की के वैल्यू के तौर पर लिख सकते हैं, फिर बाकी आपने इसको डिस्प्ले करने के लिए लिखा हुआ है। You can use a template tag or any parent tag with V4 to render a block of multiple elements। अगर आपको block of elements अगर आपको प्रिंट करना हो, जैसे कि हमने अभी सिर्फ एक H1 प्रिंट किया, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कभी कभी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स आपको प्रिंट करने पड़ेंगे अपने लूप के अंदर। तो वह कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग टेम्पलेट टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेम्पलेट के अंदर हम लोग ने V4 लगाया, स्टूडेंट इंडेक्स इन स्टूडेंट्स और की भी लिख दिया। इसके अंदर में जितने मर्जी H1 या फिर जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो जो V4 आप H1 में लिखा कर देते हैं वह आपको टेम्पलेट के अंदर में लिखना है। इसके अलावा आप डिव का भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट लिखने के बजाय आप डिव का यूज़ कर सकते हैं, वह भी आपका काम करेगा। बट इसमें होगा क्या, डिव एक एक्स्ट्रा आपको एलिमेंट मिल जाएगा, पैरेंट एलिमेंट, जबकि टेम्पलेट में टेम्पलेट रेंडर नहीं होगा, बजाय उसके सिर्फ H1 जो आपने इसके अंदर में लिखा होगा वही आपका रेंडर होगा। आपको HTML दिखेगा, ये आपको कोड में दिखा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें जरा हम लोग की को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मेंटेनिंग स्टेट विद की करता क्या है और उसको लिखना कैसे होता है। तो यूजिंग की व्यू कैन ट्रैक ईच नोड्स आइडेंटिटी एंड दस रीयूज एंड रीऑर्डर एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो क्या कर सकता है, व्यू यूज़ करता है की को हर एक नोड के आइडेंटिटी को ट्रैक करने के लिए, जिससे कि वह उसको रीयूज या फिर रीऑर्डर कर सके जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनको। यू नीड टू प्रोवाइड अ यूनिक की एट्रीब्यूट फॉर ईच आइटम। की एट्रीब्यूट के लिए यूनिक आपको प्रोवाइड करना होता है, हर एक आइटम के लिए यूनिक वैल्यू आपको देना पड़ेगा। एग्जांपल इसका देख लीजिए, सिंपल से इस तरीके से जो आप लिखते हैं V4 वह तो लिखना ही है, उसके परसेंटेज साथ में आपको कॉलन की लिखना है। ये वी वाइंड के साथ लिखा जाता है, या फिर आप वी वाइंड जो कि आप ऑमिट कर सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलन की लिखा और यहाँ पर इंडेक्स हमारा एक यूनिक वैल्यू रहेगा हर एक H1 एलिमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ
मल्टीपल H1 होंगे। जब ये हमारा लूप चलेगा तो जितने भी एरे में हमारे एलिमेंट रहेंगे उतनी बार ये H1 आपको दिखाई देगा। तो हर एक H1 के लिए यूनिक वैल्यू होना चाहिए की का, जो कि आपको इंडेक्स से मिल जाता है। विच मीन्स इन की का वैल्यू वही लिखना है जो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक रहे। व्हेन यूजिंग टेम्पलेट v4 द की शुड बी प्लेस्ड ऑन द टेम्पलेट कंटेनर, यानी कि जो भी कंटेनर आप बनाएंगे, अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिखते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स अगर आपको रेंडर करना हो तो उस केस में आप कंटेनर बनाते हैं। तो कंटेनर में आपको की यूज़ करना है। जहाँ भी आपका v4 हो रहा है, मान लीजिए v4 आपका टेम्पलेट में हो रहा है तो उसमें आपको की यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने टेम्पलेट v4 स्टूडेंट इंडेक्स इन स्टूडेंट्स और यहाँ पर की लिख दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से इसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। अभी मैंने एक ही लिखा, बट इसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिखाया था। कुछ और चीज़ें, कुछ और बातें ध्यान में रखिए की विथ v4 इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑन कॉम्पोनेंट। जब भी आप कॉम्पोनेंट करेंगे, अगर कॉम्पोनेंट अगर आप लूप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है v4 आपको लिखना ही पड़ेगा। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दूँगा जब हम लोग v4 का यूज़ करना सीखेंगे कॉम्पोनेंट के साथ। तब क्यों रिक्वायर्ड है? इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनल कॉम्पोनेंट स्टेट डाउन दिस सब ट्री। अब इसके स्टेट को मेंटेन करने के लिए कॉम्पोनेंट का जो स्टेट होता है उसको अपने चाइल्ड में वो ये ठीक तरीके से मेंटेन कर सके, इसी वजह से की वहाँ पर रिक्वायर्ड माना जाता है। इवन फॉर एलिमेंट्स दो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेंटेन प्रिडिक्टेबल बिहेवियर सच एज ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी इन एनिमेशन। एलिमेंट्स के लिए भी आप v4 जब लिखते हैं तो आप वहाँ पर की को मेंशन कर सकते हैं। ये गुड प्रैक्टिस कहा जाता है। It is primarily used as a hint for Vue's virtual DOM algorithm to identify V nodes when defining the new list of nodes against the old list। तो जब ओल्ड लिस्ट और न्यू लिस्ट को कंपेयर करके डोम को अपडेट किया जाता है, उस वक्त ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि किसको करने का है। इस केस के लिए आपको की देना चाहिए और ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच माना जाता है। विथ कीज़ इट विल रीऑर्डर एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ऑर्डर चेंज ऑफ कीज़। तो जो ऑर्डर रहता है की का जो चेंज होगा उसके बेस पर ये एलिमेंट्स को रीऑर्डर करेगा। एंड एलिमेंट्स विथ कीज़ दैट आर नो लॉन्गर, जो एलिमेंट जिसके कीज़ अब नहीं है उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। अगर विदाउट की अगर आप यूज़ करते हैं, अपने एलिमेंट को लिखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप विदाउट की है तो व्यू यूजेज एन एल्गोरिदम दैट मिनिमाइज एलिमेंट मूवमेंट एंड ट्राइज टू फैच और रीयूज एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इन प्लेस एज मच एज पॉसिबल। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू होता है यहाँ पर। इशू मतलब इसको परफॉर्मेंस इशू नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्पीड की परफॉर्मेंस की बात करें तो जब आप विदाउट की लिखते हैं तो बेहतर मिलता है, लेकिन विद की लिखते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा एक वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पर उसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि आप की का यूज़ कीजिए, इवन थोड़ा सा परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा, मगर फिर भी आप की का यूज़ कीजिए, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन पे बग छोड़ेंगे नहीं। आपका यूआई बेहतर तरीके से रेंडर होगा हमेशा अगर आप की के साथ लिखेंगे। उस केस में की हियर इज़ अ स्पेशल एट्रीब्यूट बीइंग बाउंड विथ वी बाइंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्पेशल एट्रीब्यूट है जो वी बाइंड के साथ है। द की बाइंडिंग एक्सपेक्ट्स प्रिमिटिव वैल्यू स्ट्रिंग और नंबर। आप की में वैल्यू दे सकते हैं या तो नंबर या फिर स्ट्रिंग, इसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रन ऑफ द सेम कॉमन पेरेंट मस्ट हैव यूनिक कीज, डुप्लीकेट कीज विल कॉज रेंडर एरर। तो चिल्ड्रन ऑफ सेम कॉमन पेरेंट, अगर एक ही कॉमन पेरेंट है और उसमें आप उसके चिल्ड्रन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको यूनिक की देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर डुप्लीकेट देंगे तो उस केस में आपको रेंडर एरर्स देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हमने थ्योरी देखा, अभी हम लोग थ्योरी में बस इतना ही देखते हैं और इतना पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगा। इसी में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, हर एक तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं npm init व्यू और यहाँ पर लिखा लेटेस्ट और इंटरप्रेस किया और हमें लग जाएगा इसमें समय थोड़ा सा इसको बनाने में। तो ch कितना ch24 हमारा बनेगा। ये इंटरप्रेस करते जाइए, सब में नो करना है cd ch24 और यहाँ पर आपको लिखना है npm i बिकॉज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर के सारे पैकेजेस को। तो वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। स्टार्टर हमारा अभी भी वही चलेगा जो हमने सोल्यूशन हम लोग यूज़ करें, तो उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये कॉपी किया और इसमें पेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन सभी का। उसके बाद तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग इसमें से क्या करते हैं, कंपोनेंट ये पूरा का पूरा और app.view इसको डिलीट कर देते हैं और src में आकर इसको पेस्ट कर देंगे जो हमारे स्टार्टर में था उसको। और जो CSS की फाइल है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और main.js में हमें ये हटाना पड़ेगा। और अभी हम लोग अगर इसको रन करेंगे npm रन टाइम तो ये हमें ब्लैंक दिखेगा बिकॉज मैंने ब्लैंक टेम्पलेट ही रखा हुआ है।
इसीलिए देखिए ब्लैंक है, इंस्पेक्ट करेंगे, कोई यहाँ पर एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सही तरीके से वर्क कर रहा है। अभी एक एक करके सारा एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए हम लोग कंपोनेंट जो हेलो डॉट व्यू है इस पे आएंगे, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ हमें बनानी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको पहला एग्जाम्पल दिखाने वाला, पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ें जो हमें इसमें हेल्प करने वाली है। तो फ्रॉम व्यू हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्या रेफ इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज हमें बनाना है रेफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें बहुत सारे बनाने हैं, तो रेफ को इंपोर्ट कर लेते हैं। बाकी धीरे धीरे मैं भी रिएक्टिव को इमेज करूँ तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, रिएक्टिव। और एक मैं आपको कंप्यूटर का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, तो मैं उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, सर जी हमने इंपोर्ट कर ली पहले, तक मैं बाद में भूल ना जाऊँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, जो हमने एग्जाम्पल दिखा था बिल्कुल वही एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएंगे कैसे, कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया था। और यहाँ पर रैप लिखेंगे और एक एरे बनाएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट, और पहला हम लोग हमारा नाम रहेगा राहुल, दूसरा हमने लिख दिया सोनम, और तीसरा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रोहित, या फिर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टूडेंट्स बन गया। अभी मान लीजिए कि इसके एक एक एलिमेंट को मुझे डिस्प्ले करना है वेब पेज में, तो कैसे करेंगे। तो टेम्पलेट में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का एग्जांपल। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि हम लोग कन्फ्यूज़ हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ दिखाने हैं, तो कैसे करेंगे, एक H1 बनाते हैं, H1 बनाया मैंने। और यहाँ पर अगर आपको दिखाना तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आपने लिखा और यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। मैंने लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अगर यहाँ आता हूँ वेब पेज में, देखिए आपको इस तरीके से पूरा एरे दिखता है। अगर आप एक एक देखना चाहते हैं तो आप इसमें इंडेक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लगा दिया 0, इसको सेव किया, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ राहुल। इसी तरीके से अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे 1, डिस्प्ले करेंगे 2, तो ये हमें मिल जाएगा तीनों को तीनों ही, देखिए राहुल, सोनम, रोहित। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज अगर 100 या 1,00,000 इस तरीके से डेटा मुझे दिखाना हो तो मुझे 1,00,000 बार ये लिखना पड़ेगा, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। इसके वजह हम लोग V4 का यूज़ करेंगे, यानी कि फोर लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बस मुझे इसे दिखाने के लिए मैंने इसको लिखा हुआ था। यहाँ V4 का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, H1 लिखा और V4 यहाँ पर लिखना है V4, और इसका सिंटैक्स होता है, आपको लिखना है यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, और इन की जगह पर इन ही लिखना है, ये कीवर्ड है। और यहाँ पर आपको अपने एरे का नाम लिखना है, जो हमारे केस में स्टूडेंट्स है। अभी इसके अंदर में आपका ये चला आएगा एक एक एलिमेंट जो कि स्टूडेंट में आपको मिलेगा। सो इसको कर दिए सेव। पहले इसको समझिए कि ये कैसे काम करता है। जो हमने एरे का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब ये पहली बार चलेगा तो ये स्टूडेंट्स के पहले एलिमेंट को, जो कि राहुल है, उसको इस स्टूडेंट में रख देगा और उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, तो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दूसरी बार जब चलेगा, स्टूडेंट्स के दूसरे एलिमेंट यानी कि सोनम को स्टूडेंट में रखेगा, वो आपको प्रिंट होकर दिखेगा। फिर स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एलिमेंट जो कि रोहित है, वह स्टूडेंट में चला आएगा और वो आपको डिस्प्ले होकर दिखेगा। इसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा लूप, और आगे नहीं होगा। यहाँ पर आपको तीनों ही लूप देखने को मिलेगा। हमने एक गड़बड़ किया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दिया हुआ है करली, से आपको एक करली दिखा है। सेव करते हैं वापस से, और देखिए यहाँ पर आपको तीनों दिखाई देते हैं एक ही लाइन में। अभी आपको बार बार यहाँ पर H1 इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक लूप लगाया और आपका अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इस स्टूडेंट की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने HT सिर्फ लिख दिया, तो भी हमारा काम होगा। यहाँ भी आपको HT लिखना पड़ेगा। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सही तरीके से देखने को मिल जाएगा। मैं वापस इसको स्टूडेंट करता हूँ, लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप लिखते हैं वही आपका यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि यहाँ जो आपने नाम लिखा वही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए। इन एज इट इज़ रहेगा, ये कीवर्ड है। तो मैं स्टूडेंट कर देता हूँ इसमें से, इसको सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको दिखाई देता है। इसमें इसका हम लोग कोड देखेंगे HTML का, तो यहाँ पर आप देखिए आपको दिखाई देगा, ये एक H1, दूसरा, तीसरा, तो राहुल, सोनम, रोहित आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कुछ ये काम करता है। अभी हम लोग इसमें से इंडेक्स भी प्रिंट करते हैं। तो इंडेक्स कैसे प्रिंट करेंगे, इंडेक्स प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट कॉमा और इंडेक्स इस तरीके से, या फिर सिर्फ आई लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आई लिखता हूँ। इसको जैसे सेव करेंगे, हमारा जो ये इंटेलिजेंट है VS कोड का लिंक, तो ये आपको एक पैरेंथेसिस दे देता है। अगर नहीं आता है आपका ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर इन दोनों को लिखना पड़ेगा। जरा ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट अभी भी वही वैल्यू देगा, हमें एक एलिमेंट देगा, सेम उसी तरीके से काम करेगा। बट हमारे पास एक आई है जिसको आप चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आई लिख देते हैं और ये हमारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। सेव किया। ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। ऊपर वाला कमेंट रहेगा, नीचे वाला सिर्फ देखिएगा इंडेक्स के साथ। देखिए इंडेक्स नंबर के साथ कुछ 0, 1 और 2 सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं H1 के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ है इस तरीके से जो आप कर सकते हैं अगर आप इंडेक्स नंबर ही चाहते हैं। तो अभी इंडेक्स नंबर के साथ हमारे पास एक होता है की।
जो कि रिकमेंडेड है कि आप अपने एलिमेंट के साथ इसको लिख सकते हैं, ये आपके चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिटी को डिटेक्ट करेगा। सो हमने H1 लिखा और यहाँ पर की अगर मुझे मेंशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए यहाँ पर जो ओपनिंग टैग होता है H1 का वहाँ पर आना है और कॉलन लिखना है की और इक्वल, और यहाँ पर कोई एक ऐसा वैल्यू देना है जो कि हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि हर एक H1 के लिए, अभी हमारे पास 3 एलिमेंट है तो 3 H1 आता है, तो हर एक H1 के लिए ये वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग आई दे सकते हैं बिकॉज पहले के लिए 0 होता है, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, और इसी से आगे भी बढ़ेगा तो हर एक के लिए यूनिक ही रहेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से काम होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, कंसोल में कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। और ये है बेहतर तरीका जिसमें आपको की के साथ ये लिखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बेहतर प्रैक्टिस माना जाएगा, गुड प्रैक्टिस माना जाएगा। तो ये था हमारा जो भी एग्जाम्पल था वो था एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का। अब इसी तरीके से मैं आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आते हैं, यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए कॉन्स्ट और एक एम्प्लॉई नाम का यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एम्प्लॉइज एक्चुअली लिखते हैं, और यहाँ पर रेफ लिखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट का एरे होगा तो एरे पहले बनाया, अब इसके अंदर में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर आप कॉट दे सकते हैं जिसमें मैंने नेम लिखा, ये प्रॉपर्टी बनेगा इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने सुमित। एक से ही हमारा काम हो सकता है बट मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैलरी, और सैलरी हम लोग देंगे यहाँ पर नंबर है तो बिना कॉट का देता हूँ मैं 10,000, कॉमा दिया, इसी तरीके से 1 2 3। तो नेम हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुणाल, मतलब प्रॉपर्टी हमारा वही रहेगा, कुणाल लिख दिया, और नाम बस चेंज कर देता हूँ, इसमें लिखते हैं अली, और इसका मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसका 20,000 कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ 30,000। और जैसे मैं सेव करूँगा देखेंगे यहाँ से कॉट इसने गायब कर दिया, बिकॉज ये एक ही वर्ड में लिखा हो इसलिए इसने कॉट को गायब कर दिया, लेकिन वो कॉट है ये आप ध्यान में रखेंगे। सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, विदाउट कॉट भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। अब देखिए कि इसको कैसे टेम्पलेट में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आते हैं और एक एक करके बताऊँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊँगा, अभी तो बस शुरुआत है, बस देखते जाइए आप लोग। एक H1 लिखा, H1 में हमने लिखा यहाँ पर हमें ये डेटा लूप करवाना है, ये डेटा, इसमें 2 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी भी हो सकता था बट 2 प्रॉपर्टी 2 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आते हैं H1 में, और यहाँ पर क्या करना है V4, और इसका नाम क्या है, इस एरे का नाम है एम्प्लॉइज़। तो इसमें एक एक एलिमेंट जाएगा, एक एलिमेंट मीन्स ये एक पूरा एलिमेंट रहेगा, फिर एक ये पूरा एलिमेंट रहेगा, फिर एक ये पूरा एलिमेंट रहेगा। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम्प्लॉई इन एम्प्लॉइज़, यानी कि एम्प्लॉइज़ जो हमारा एरे है उसका एक एलिमेंट जाएगा एम्प्लॉई में। आप इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कर्ली ओपन कर्ली क्लोज किया और यहाँ पर एम्प्लॉई लिख दिया मैंने, सिंपली अभी एम्प्लॉई लिखा, तो देखिए कि क्या हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। यहाँ पर आएंगे, देखिए एक एलिमेंट पूरा का पूरा जिसमें कि नेम है और सैलरी दोनों है, उस तरीके से दूसरा नेम सैलरी, फिर तीसरा नेम सैलरी, और भी था तो और भी हमें दिखाई देता है। बट हमें तो प्रिंट करना है इसका एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि सुमित हो गया, फिर 10,000, कुणाल का 20,000, अली और 30,000, इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एम्प्लॉई डॉट नेम अगर करेंगे तो हमें नेम का एक्सेस मिल जाएगा, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर सिर्फ नेम मिलेगा। अगर सैलरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सैलरी भी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अगर कॉपी करें और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ कुछ इस तरीके से, और नेम की जगह पर सिर्फ लिख देते हैं सैलरी, इसको सेव किया, तो दोनों में साथ में देखिएगा, यहाँ पर देखिए नेम एंड सैलरी। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड में कि ये किस तरीके से दिखता है। मैं कभी भूल जाऊँ तो आप यहाँ पर आकर एग्जामिन जरूर कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर आपको इसमें इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट, और ये कोड आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। और अगर मुझे इसमें इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें कॉमा देकर आई लिखूँगा, या फिर आप इंडेक्स पूरा लिख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। इसको पैरेंथेसिस दे दिया। अभी आई में इंडेक्स है हमारा, आप आई को प्रिंट करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज आई लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेगी। इसको सेव किया और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 0 1 2, बिकॉज ये भी एक एरे ही है, बस ऑब्जेक्ट का एरे है, तो इसमें 0th एलिमेंट पे ये रहेगा, 1 एलिमेंट पे ये रहेगा, 1 इंडेक्स पे ये रहेगा, और 2 इंडेक्स पे ये रहेगा। सो उस तरीके से आपको आई का वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाता है। आप इसमें अगर की यूज़ करना चाहें तो की भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कई बार कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको करते हैं सेव। देन की आपको यूज़ करना है ओपनिंग टैग में, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखिए की इक्वल आई, हमारा यूनिक रहेगा तो आई लिख दिया, और ये की के साथ हमारा इस तरीके से आपको लिखना है। आउटपुट सेम रहेगा, की में कोई खास यहाँ पर आपको देखने को अंतर नहीं मिलता, बट बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है।
तो ये हमारा कमेंट मैं कर देता हूँ वापस से, एक बार इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डी स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं इसके साथ, मतलब इस लूप के साथ भी डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डी स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इम्प्लॉइज़ में एक पूरा एलिमेंट आता है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा। तब इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यहाँ पर एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट करने की वजह इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको इस तरीके से। इसको हटाइए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और इसमें क्या है नेम और सैलरी, इस तरीके से डी स्ट्रक्चर हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉई लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको हटा सकते हैं। सिंपली इसमें आप लिख दीजिए नेम और सैलरी, तो ये ऐसे भी आपका काम करेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको सही आउटपुट बिल्कुल मिलेगा। इसमें आप इंडेक्स को हटा सकते हैं और की को हटा सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप की भी रहने दीजिए। फिर मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये मैं नीचे वाला कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स अगर लिखना हो विदाउट की लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ की हटा दिया मैंने, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारा वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता था। उसी तरीके से आपको इंडेक्स भी नहीं चाहिए तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ, हालांकि मुझे हुआ ओके कोई नहीं। यहाँ पर इंडेक्स अगर ना लिखना हो आपको तो आप इसको आई को हटा सकते हैं, फिर ये आई आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो ये विदाउट इंडेक्स भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेव किया और यहाँ पर आपको आउटपुट इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि विदाउट, एक बार सिंपल से बताया, फिर इंडेक्स के साथ बताया, फिर की के साथ बताया, उसी तरीके से मैंने यहाँ भी बता दिया कि एक सिंबल सा, फिर हमारा एक इंडेक्स के साथ, फिर एक की के साथ। तो आप चाहें तो डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आपको कहीं पर कोड ऐसा देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको भी एग्जांपल पे ले लिया हुआ है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एरे ऑफ एरेज। तो एरे ऑफ एरेज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक एरे, तो कॉन्स्ट लिखा और मैं लिखता हूँ लैंग्वेजेस इक्वल, और इसमें हम लोग रेफ लिख सकते हैं, रेफ लिखा और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट देना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्रॉल थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा वैल्यू रहेगा। जैसे कि मैं देता हूँ पहला जावा, और जावा किसके लिए फेमस है, एंड्रॉयड के लिए, तो एंड्रॉयड लिख दिया मैंने यहाँ। बस ऐसे ही सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने, कोई डीप लॉजिक है नहीं। जावा एक लैंग्वेज लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारा पाइथन हो गया, और पाइथन मशीन लर्निंग और एआई के लिए फेमस होता है, तो हमने मशीन लर्निंग के सिर्फ एमएल लिख दिया। और डार्ट यहाँ पर एक और मैं दे देता हूँ, डार्ट, ये भी हमारा क्या है एंड्रॉयड के लिए। अगर हम यहाँ पर फ्लटर स्पेसिफिकली लिख देते हैं, तो ये मेरा क्या है एरे के अंदर में एरे है, यानी कि देख सकते हैं एरे है एरेज का। ये हमारा एक एरे हो गया, ये भी एरे, ये भी एरे, यानी कि मल्टीपल एरेज का एक एरे है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। अब इसका डेटा अगर आपको टेम्पलेट में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, फोर लूप का यूज़ करके, वही दिखाना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें पता चलेगा कि आप नेस्टेड V4 कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमें पता चलेगा, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल पे लिया हुआ है। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं टेम्पलेट में। यहाँ पर आते हैं और कमेंट में लिख देता हूँ, हम लोग एरे ऑफ एरेज देख रहे हैं, या फिर इसको आप नेस्टेड V4 भी कह सकते हैं। सो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, डिव एक लिखते हैं, डिव लिखा मैंने, और यहाँ पर हम लोग V4 का यूज़ करेंगे। तो V4, और यहाँ पर V4 इक्वल, ये हो जाएगा क्या, हमारा क्या नाम था, मैंने लिखा था लैंग्वेजेस, तो मैं लिखता हूँ लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। और यहाँ पर सिंपली अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ लैंग्वेज को, तो मुझे देखिए कि क्या मिलता है मुझे इसमें। मैंने इसको सेव किया, तो हमने क्या किया, लैंग्वेजेस जो हमारा ये वाला एरे ऑफ एरे है उसका एक एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट चलाएगा किसमें, लैंग्वेज में यहाँ पर, और वह फिर आपको दिखेगा डिव के अंदर। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आपको एक एक एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 0th एलिमेंट पे है, ये 1 एलिमेंट पे है, और ये है एलिमेंट मीन्स इंडेक्स पर, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, और ये हमारा 2 इंडेक्स पर है। तो ये एक पूरा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स है 0, ये एक पूरा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स है 1, और ये एक पूरा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स है 2। अभी ये हमें ऐसे दिख रहा है, बट हमें तो इसके अंदर का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको इसके अंदर में एक और V4 लगाना पड़ेगा। सो इसमें हमारा एक एक एलिमेंट है, अब इसके अंदर से हम लोग डेटा निकालेंगे, तो V4 यूज़ करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बस इसको एग्जामिन करने के लिए मैंने इसको दिखाया। अब इसके अंदर में एक H1 लिखिए, और यहाँ पर आप V4 यूज़ करेंगे। सो V4, और इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा आपका लैंग्वेज, तो आप इसमें लिख सकते हैं आइटम इन लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर में एक एक आइटम निकाला जाएगा। इसके अंदर में क्या था, जावा, एंड्रॉयड, फिर दूसरे एलिमेंट में था पाइथन,
ML, तो पहले एलिमेंट मान लीजिए कि पहले एलिमेंट में इसमें आएगा, तो इसमें जावा और रहेगा आपका ये जो आप देख रहे हैं जावा एंड्रॉइड, ये पूरा रहेगा पहले लैंग्वेज में। तो इसमें से एक आइटम निकाला जाएगा जावा, फिर वो दिखाएगा, फिर दूसरा आइटम एंड्रॉइड ये दिखाएगा, फिर इस पूरे में से पहला निकाला जाएगा पाइथन, फिर ML, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे क्या, आइटम, करली ओपन करली क्लोज किया, करली ओपन करली क्लोज, और यहाँ पर आइटम लिखा, सेव किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, मैं जूम आउट कर देता हूँ, जावा एंड्रॉयड पाइथन ML डॉट फ्लटर दिखाई देता है। आप यहाँ पर इसको कोड में देखना चाहें, देखिए कुछ इस तरीके से एक डिव दिखेगा आपको, मल्टीपल डिव दिखेगा, बिकॉज डिव को हमने 4 में डाला हुआ। तो एक डिव ये जिसमें ये 2 चीज़ें हैं, फिर एक डिव ये जिसमें ये 2 चीज़ें हैं, फिर ये एक डिव जिसमें ये 2 चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो डिव भी हमारा एक V4 है और H1 भी हमारा V4 है। इसके अंदर से एक एलिमेंट निकाल के इसमें, फिर इसमें से जो एलिमेंट है उसको निकाल के डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पर मैं अगर लैंग्वेज ये लिख दूँ, इसको सेव करूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। देखिए जावा एंड एंड्रॉयड ये लैंग्वेज दिखाई देता है, इसका एक आइटम निकला इसमें दिखा, फिर दूसरा आइटम निकला इसमें दिखा, फिर इसमें से पहला आइटम निकला पाइथन इसमें दिखा, फिर ML इसमें दिखा, फिर इसमें से एक एक आइटम निकाल के आपको दिखा रहा है। तो ये है इसका बिहाइंड द सीन का कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर ये लिखना नहीं है हमें, इसको हटा दीजिए। अभी क्या है कि ये डिव हमारा एक्स्ट्रा इसमें रेंडर हो रहा है। अगर आपको ये डिव नहीं चाहिए, मैं आपको कौन सी डिव की बात कर रहा हूँ, देखिए ये डिव जावा एंड्रॉयड, ये डिव हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर इसमें से एक एक्स्ट्रा डिव आ रहा है, फिर इसमें एक एक्स्ट्रा डिव। मान लीजिए कि डिव हमें नहीं चाहिए, पेरेंट डिव ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें H1 में जो लिखा है वही चाहिए। तो उस केस के लिए आप टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। बस यही चीज़ आपको चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर डिव लिखने के बजाय आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट लिखिए और इसको सेव कीजिए। मैं ऊपर वाले को करता हूँ कमेंट, इसको कीजिए सेव। इसके बाद यहाँ पर आकर देखेंगे वो डेटा वही दिखाई देगा, जावा एंड्रॉयड पाइथन ML डॉट, बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिव नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके का डेटा चाहिए होगा तो आप टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट यहाँ पर रेंडर नहीं होता है, बस यहाँ पर V4 के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो रेंडर नहीं होगा। यहाँ पर आप HTML में इसको देख नहीं पाएंगे टेम्पलेट टैग को। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है अगर आप टेम्पलेट का यूज़ करते हैं तो। अब मैं आपको इसमें इंडेक्स का दिखा देता हूँ, बिकॉज इंडेक्स इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है। इसमें इंडेक्स देख लीजिए कि इंडेक्स नंबर इसमें किस तरीके से होगा। सो ये तो हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो कैसे मिलेगा, देखिए एक तो इंडेक्स इसका है, इस एरे का आउटर एरे जो है हमारा, उसका इंडेक्स क्या है 0, ये पूरे का 1 और ये पूरे का 2। तो ये है, तो ये आउटर इंडेक्स हम लोग कह सकते हैं इसको। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आउटर इंडेक्स। वैसे आप अपने मर्जी से नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये पैरेंथेसिस अपने आप आ गया। और आप इसको प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं। जब आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा आउटर इंडेक्स को सेव किया। सेव करने के बाद अब हमारा आउटर इंडेक्स आता है 0 1 2 ऐसे करके देखिएगा। देखिए आपको दिखाएगा 0 0 1 और 2 दिख रहा है, बहुत ही ईजी सिंपल। अभी अगर मुझे इसका चाहिए इंडेक्स तो बिल्कुल वही तरीका है, आइटम कॉमा, बस ये हमारा इनर इंडेक्स इसको आप कह सकते हैं। वैसे नाम अपना मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने इनर इंडेक्स का नाम लिखा। और आप चाहें तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इनर इंडेक्स, इसको सेव किया, एक थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, सेव किया। ये 0 से शुरू होगा ये भी, और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा वो जिस तरीके से 0 1, ये दोनों का इंडेक्स है 0। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। इन दोनों जावा और एंड्रॉयड का इंडेक्स है 0, लेकिन इसके अंदर में एक एरे है जिसका में जावा का इंडेक्स है 0 और एंड्रॉयड का इंडेक्स है 1। उसी तरीके से इन दोनों का इंडेक्स है 1, बट इसके अंदर में भी एक एरे है जिसमें 0 में है पाइथन, 1 में है ML। उसी तरीके से इन दोनों का इंडेक्स है 2 और 0 में इंडेक्स है इसके अंदर में जो हमारा एरे है उसमें 0 इंडेक्स पर डार्ट है और 1 इंडेक्स पर फ्लटर है। इसको प्रॉपर तरीके से इसको समझिए कि ये हमारा 2D एरे है और कुछ इस तरीके से एक काम होता है। आप इसको अगर इसके अंदर में लिख देंगे तो आपको इसका प्रॉपर इंडेक्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए इसको सेव करते हैं, मतलब आउटर इंडेक्स को और इनर इंडेक्स को मैंने साथ में रख दिया यहाँ पर H1 के अंदर में। और यहाँ पर देखिए 0 0 पर जावा होगा, 0 1 पर एंड्रॉयड होगा, 1 0 पे पाइथन होगा, 1 1 पे ML होगा, 2 0 पे डार्ट मिलेगा और 2 1 पे फ्लटर मिलेगा। सिंगल पे सिंगल अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके डिस्प्ले किया जाए तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने जावास्क्रिप्ट में डिटेल में पढ़ा होगा, होपफुली आपको जावास्क्रिप्ट आता होगा अच्छे तरीके से एरे वगैरह में। तो ये हो गया हमारा क्या, एरे ऑफ एरेज। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें मान लीजिए कि हमें की यूज़ करना, तो कैसे करेंगे। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ,
ऊपर वाले को पहले कमेंट करेंगे। इतना एग्जांपल इसलिए ताकि आप सभी चीज़ों से रूबरू रहें। अभी इसमें हमें देना है यहाँ पर मान लीजिए की दे दिया, और आउटर इंडेक्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं आउटर इंडेक्स, बिकॉज ये यूनिक रहेगा, इंडेक्स ये लिख दिया। और अगर इसमें आपको देना हो इसमें तो आप इनर इंडेक्स को की बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो सकता है। मतलब यहाँ आउटर में आप देख सकते हैं कि 0 से ये भी शुरू होगा और ये भी 0 से शुरू होगा। तो अभी के लिए मैं इसको सिर्फ आउटर में रहने देता हूँ और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से की आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई यूनिक देख लीजिए आप, यूनिक या फिर रैंडम जनरेट करके आप इसका की बना सकते हैं। या अभी के लिए आप इनर इंडेक्स भी इसमें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा अभी के लिए तो कम से कम। तो ये हो गया इन की कैसे देना होगा। अगर देना होगा तो की इस तरीके से आप लिख सकते हैं। टेम्पलेट में की को लिखना जरूरी है, आप यहाँ पर इसको लिखेंगे बिकॉज हमने ये थ्योरी में भी देखा हुआ था। जब आप टेम्पलेट इस तरीके से एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर v4 यूज़ करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि ब्लॉक ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमें चाहिए हो, फिर ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हो, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स या फिर ब्लॉक ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट होगा तभी तो ब्लॉक बनेगा, कोई नहीं लिख देते हैं फिर भी मल्टीपल एलिमेंट्स। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले को कॉपी किया, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव किया और अभी तो ऐसा दिखेगा, ये मैं हटा देता हूँ, ये यूज़लेस है, इसमें कोई काम नहीं है। ये हमारा एक हो गया, एक इसको मैं ऐसे कर सकूँ तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर, और यहाँ से ये H1। ओके, आई होप कि ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी एक एलिमेंट है इसके अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक एलिमेंट है और ये इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि एक एलिमेंट है। ठीक है, आप मल्टीपल एलिमेंट भी कर सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। लेकिन आप मल्टीपल एलिमेंट भी कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कोड में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है H1 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 H1, क्योंकि टेम्पलेट है तो वो रेंडर नहीं होता। लेकिन आप इसमें मल्टीपल लिख सकते हैं। एक H1 लिखा, अभी एक H1 के बाद मैं यहाँ पर अगर एक HR दे दूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देगा। देखो सेव करेंगे तो हमें देखिए कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ये में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल जाता है। जावा एंड्रॉइड के बाद एक HR, फिर पाइथन ML के बाद एक HR, फिर डार्ट फ्लटर के बाद एक HR। इससे पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन समझाऊँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये कैसे। लैंग्वेजेस में हमने देखा था कि ये पूरा है, तो एक एक एलिमेंट जाता है लैंग्वेज में, यानी कि जावा और एंड्रॉयड गया। मान लीजिए जब पहली बार चला तो यहाँ पर आ गया लैंग्वेज में जावा और एंड्रॉयड, तो ये इनर चला हमारा। इनर में क्या और लैंग्वेज में क्या है, जावा और एंड्रॉयड। तो जावा जाएगा आइटम में और जावा आपको दिखेगा, डिस्प्ले होगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जावा। फिर उसमें एक और एलिमेंट है, तो ये लैंग्वेज में दूसरा एलिमेंट चलेगा जो कि एंड्रॉयड आइटम में आएगा और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एंड्रॉयड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हमारा लूप बंद होता है और ये नीचे यानी कि HR यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलता है। उसके बाद ये लूप वापस से चलता है, यानी कि टेम्पलेट हमारा वापस से चलता है। और लैंग्वेजेस में दूसरा एलिमेंट जो कि यहाँ पर है पाइथन और ML, ये चला आता है लैंग्वेज के पास। अब लैंग्वेज में पहला पाइथन है आइटम में, तो ये आप पाइथन आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखता है कुछ इस तरीके से। फिर दूसरा ML है इस लैंग्वेज में, वो आइटम में ML जाता है और ML आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और कोई नहीं था तो ये लूप हमारा बंद हो जाता है, ये इनर वाला। और नीचे HR है तो ये HR एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मिलता है एक नया हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद वापस से ये जाता है टेम्पलेट के पास। फिर लैंग्वेजेस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, डार्ट फ्लटर। तो डार्ट फ्लटर जाता है लैंग्वेज के पास, यानी कि इस लैंग्वेज के पास। फिर यहाँ से आइटम में एक बार जाता है डार्ट, फिर एक बार जाता है फ्लटर और फिर इससे HR। उसके बाद ये टेम्पलेट में और कोई आइटम है नहीं, देख सकते हैं ये हमारा लास्ट था। तो ये टेम्पलेट भी हमारा बंद हो जाता है, यानी कि ये v4 भी बंद हो जाता है और अब ये आपका कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नीचे कोई कोड होता टेम्पलेट के बाहर तो वो आपका एग्जीक्यूट होता। सो ये आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये था इसका एग्जीक्यूशन जो मैंने यहाँ पर बता दिया जब आप यूज़ कर रहे होते हैं एरे ऑफ एरेज। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा सब देखा एरे में, यानी कि एरे स्ट्रिंग का एरे देखा हमने, ऑब्जेक्ट का एरे देखा हमने, एरे का एरे देखा। देखिए एरे ऑफ स्ट्रिंग्स यानी कि स्ट्रिंग का एरे देखा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरे देखा, फिर एरे का एरे देखा। अब बात करते हैं सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट अगर आपको यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तो उसमें की वैल्यू का पेयर रहता है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो वह किस तरीके से यहाँ पर v4 हो पाएगा आपका, वो हमें देखना। तो एक ऑब्जेक्ट पहले बनाते हैं, कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पर कोर्स में लिखा इक्वल,
और रेफ का यूज़ या फिर रिएक्टिव का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखा और हम लोग देखते हैं पहला प्रॉपर्टी टाइटल, ये हमारा कॉट के अंदर में है, टाइटल लिखा। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लर्न व्यू जेएस, ये लिखा, कॉमा दिया, फिर इसमें ऑथर हमारा गेकी शो ये लिखा, फिर इसमें कॉमा दिया और इसको ड्यूरेशन हम लोग देते हैं, फिर फीस आप दे सकते हैं, ड्यूरेशन ही लिख देता हूँ, कोई नहीं, ड्यूरेशन 6 मंथ मैंने लिखा। इसको जैसे मैं सेव करूँगा देखेंगे इसमें से हमारा कॉट हट जाएगा, कोई नहीं, वो हमने देखा कि हट जाता है। लेकिन ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को कैसे आप इटरेट करेंगे वह हमारा देखना है यहाँ मकसद V4 का यूज़ करके। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है हमें, जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्ट में इटरेट करना सीख पाएँ V4 का यूज़ करके। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन तो करना पड़ेगा ना, यहाँ नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर, और कमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, यहाँ पर हमें देखना है। उससे पहले एक नॉर्मल सा दिखाऊंगा, सिंपल सा, और एक H1 बनाते हैं, और H1 में हम लोग यूज़ करेंगे V4, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इन कोर्स और सिंपली वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या रहेगा, वैल्यू हमारा देखिए कोर्स में क्या एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ये प्रॉपर्टी हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया, फिर ये एक प्रॉपर्टी हो गया ऑथर प्रॉपर्टी, ये किस वजह से इसका वैल्यू, फिर ड्यूरेशन एक प्रॉपर्टी और ये हमारा 6 मंथ्स एक वैल्यू हो गया। आप टाइटल को की भी यहाँ कह सकते हैं कि की वैल्यू का पेयर है या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर है, इस तरीके से कहा जाता है। तो हमने यहाँ वैल्यू को लिया हुआ है, अब देखेंगे हमने वैल्यू को यहाँ पर लिया हुआ है कि कोर्स में से पहला वैल्यू निकालो जो कि हमारा टाइटल है, देखिए टाइटल है, तो टाइटल आ जाएगा, टाइटल का क्या वैल्यू रहेगा, लर्न व्यू जेस, तो लर्न व्यू जेस देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा इसमें टाइटल आ रहा है तो टाइटल दिख जाएगा, नहीं, इसमें वैल्यू आ रहा है, उस की का वैल्यू आ रहा है, तो वह वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, लर्न व्यू जेस गेकी शो और 6 मंथ्स ड्यूरेशन। यहाँ पर देखिए नीचे बहुत स्क्रॉल डाउन करना पड़ा है, नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिया इसी वजह से। ये H1 आपको दिखाई दे सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि मुझे की भी चाहिए, जो टाइटल था, ऑथर था और ड्यूरेशन था वो भी मुझे चाहिए, तो इसके लिए आपको सेकंड पैरामीटर यहाँ पर देना पड़ेगा। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ऊपर वाले को कमेंट कर दिया और यहाँ वैल्यू कॉमा के या फिर प्रॉपर्टी के लिए पी लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, जैसे सेव करेंगे ये पैरेंथेसिस में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको पैरेंथेसिस यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी वैल्यू तो प्रिंट हो ही रहा था, आप की भी प्रिंट कर सकते हैं, तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के लिखिए और यहाँ पर आप एक मैं देता हूँ सेमीकोलन, इसको सेव किया। की हमारा क्या क्या बनेगा, टाइटल, ऑथर और ड्यूरेशन। देखिए टाइटल के प्रिंट होने से ये मिल रहा है हमें और ये हमें वैल्यू से मिल रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट में काम होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 दिख रहा है। इसके साथ इसमें आपको इंडेक्स भी मिल जाता है, अगर आप इंडेक्स किसी वजह से अगर आप आवश्यकता पड़े तो आप इंडेक्स भी इसमें ले सकते हैं। इसका आपको इसलिए आपको थर्ड पैरामीटर यहाँ पर देना पड़ेगा आई या फिर इंडेक्स, जो भी आप लिखना चाहें, और इसका भी यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और आई स्पेस दे देता हूँ, सेव किया और देखिए आपको यहाँ पर 0 1 2 इस तरीके से दिखाई देगा। तो इंडेक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इसमें की दे सकते हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि की कैसे देना होता है। इसको पहले कॉपी पेस्ट करेंगे और ऊपर वाले को कमेंट, और इसको में की देना हो तो की कैसे देंगे, ओपनिंग टैग हमारा कहाँ पर चल रहा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, ओके यहाँ पर है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा वही की, और आई हमारे इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है तो हम लोग आई को लिख सकते हैं, आई को लिख दिया। और इस तरीके से आपको किसमें की भी अगर आप देना चाहें तो की भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देता हूँ और ये की के साथ आपको दिखाई देता है। सो ये था नॉर्मल सा सिंपल से कि ऑब्जेक्ट में कैसे आप इटरेट करेंगे V4 का यूज़ करके। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर हमारा टॉपिक हो तो उसमें कैसे इटरेशन होता है वह हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट और फ्रेमवर्क नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता इसमें, फ्रेमवर्क R हो गया, फ्रेमवर्क्स। अब अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, इक्वल रिएक्टिव का यूज़ करते हैं, पर रेफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ रिएक्टिव का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एक है, अब इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो व्यू जेस मैंने इसका एक प्रॉपर्टी दिया, तो कॉट के अंदर में व्यू जेस इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद इस प्रॉपर्टी के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमने ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का, अब इसके अंदर में प्रॉपर्टी लिखना है, जैसे ID1 कॉमा टाइटल, और इसका हम लोग दे देंगे यहाँ पर लर्न व्यू जेस, देन कॉमा, फिर ऑथर दिया और यहाँ पर हम लोग दे देंगे की शो
देन एक हम लोग लास्ट लिखेंगे इसमें फ़ीस का, तो मैंने यहाँ लिख दिया फीस। ओके, क्वाड के अंदर में लिखना है, फीस लिखा और इसका हम लोग वैल्यू दे देंगे 100 रुपीज़ या फिर जितना भी आप चाहें दे सकते हैं। इसको सेव कर दें। सेव करने के साथ देखेंगे कि आपका कॉट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके लिखने के बजाय मैं क्या कर दूँ, मैं कुछ लिख लेता हूँ, उसके कुछ इसी तरीके से बना लेता हूँ, फिर आपके पास आवाज़ आता हूँ, बिकॉज इसको लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा। उतना समय इसमें देता नहीं हूँ मैं, मतलब आप लोगों का समय बचाते हैं थोड़ा सा। ये कुछ इस तरीके से है। अभी हम लोग इसमें देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारा एक ये प्रॉपर्टी और ये एक इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट हो गया इसको, और इसका अपना प्रॉपर्टी और वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया व्यू जैसे था वैसे हमने जेंगो का एक बनाया, और जेंगो का आईडी है 2, इसका टाइटल दिया हुआ है लर्न जेंगो स्टेप बाय स्टेप, इसका ऑथर सेम है, फीस इसका 200 है, इसी से लारावेल है, इसकी आईडी 3 है और टाइटल इसका अपना है, इसका ऑथर अपना है और इसका फीस हमने अपना दिया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर में ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट्स का एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसको कैसे आप यहाँ पर इटरेट कर सकते हैं वो हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज जब आप यूज़ करेंगे इसको रियल वर्ल्ड में तो इस तरीके का डेटा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आम बात होती है इस तरीके का डेटा देखना। सो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो ईजी एग्जाम्पल से शुरू करूँगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले एक डिव बनाया मैंने और V4 लिखा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि फ्रेमवर्क इन फ्रेमवर्क्स। कहाँ पर एस लगा रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा। ये फ्रेमवर्क्स नाम का हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वाला नाम हमने लिखा हुआ है। और इसके अंदर से हम लोग पहला आइटम निकालेंगे जो कि हमारा ये रहेगा, यानी कि Vue.js पूरा का पूरा चलाएगा इस फ्रेमवर्क के पास। जो आप डिस्प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। पहले तो देखिए, इसके अंदर में हम लोग अगर सिर्फ फ्रेमवर्क को अगर डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको Vue.js का पूरा दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा है एक आईडी। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ लोगों के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो पहला प्रॉपर्टी था Vue.js वो दिखाई देता है, फिर Django दिखाई देता है और फिर Laravel दिखाई देता है। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि फ्रेमवर्क्स का पहला जो एलिमेंट था वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क में चला आता है, फिर इसका दूसरा फ्रेमवर्क में पूरा का पूरा, फिर तीसरा इसका पूरा का पूरा। अब इसके अंदर का हमें डेटा चाहिए, जैसे framework.id तभी हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, framework.title तभी हमें एक्चुअल टाइटल मिलेगा, framework.author तभी हमें एक्चुअल ऑथर का वैल्यू मिलेगा, framework.fees तभी हमें एक्चुअल फीस का वैल्यू मिलेगा। इस तरीके से हमें करना होगा। सो अगर मैं यहाँ पर इसको H1 कर देता हूँ ताकि हमें बोल्ड में दिखाई दे, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर अभी ये बोल्ड में दिखाई देगा, तो थोड़ा सा हमें क्लीन दिखेगा। देखिए अभी बोल्ड में दिखाई दे रहा है तो हमें ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, इसको इसके अंदर हमें जाना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ और framework.id, सिर्फ आईडी अगर मुझे प्रिंट करना तो मैं यहाँ पर सिर्फ आईडी लिखूँगा, तो सभी का जो भी आईडी होगा वो हमें देखने को मिले, जैसे 1 2 3। आईडी के साथ मुझे क्या चाहिए, आईडी के साथ मुझे चाहिए टाइटल, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं हम लोग यहाँ पर, और इस H1 को भी नीचे कर दूँ और यहाँ पर हम लोग एक एक करके प्रिंट करेंगे। सो टाइटल का चाहिए टाइटल, तो टाइटल सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको टाइटल दिखेगा, उसी तरीके से आप ऑथर फीस निकाल सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट करते हैं आईडी को और यहाँ पर ऑथर में लिख देता हूँ, और फीस भी हमें चाहिए तो यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर लिख देते हैं फीस। अभी सारा डेटा आपको दिख जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए आईडी दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है टाइटल यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये ऑथर दिख रहा है और आपको ये वाला फीस दिख रहा है, इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए और तीसरे वाले के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो कैसे इटरेट करेंगे डेटा, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट जिनको ठीक से आता है उनको बिल्कुल भी समस्या इसमें होने वाली नहीं है। अब इसमें अगर आपको की लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इसको सेव भी पेस्ट करते हैं पहले तो, और यहाँ से यहाँ तक का कमेंट किया और इसमें की लगाते हैं। तो यहाँ पर की कॉलन की, और यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेमवर्क और .id, बिकॉज आईडी यूनिक रहेगा सभी का, तो मैंने उसी आईडी को यहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, ऐसे तो कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बट हमारा आईडी लगा हुआ है ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कोड की किस तरीके से यहाँ पर आपको डिस्प्ले को दिखता है। H1 के अंदर में सब कुछ दिखेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रेमवर्क, इसमें एक एक हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट है जो कि खुद में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर आपका ये बार बार जो फ्रेमवर्क लिखना पड़ रहा है ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए कि कैसे, इसको कॉपी पेस्ट किया पहले मैंने, उसके बाद इसको कर देते हैं कमेंट, इसको नीचे। देखिए यहाँ पर जो फ्रेमवर्क लिख रहे हैं एक्चुअली में है क्या। अगर मैं इसको पूरे को हटा दूँ और अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करके आपको वापस से दिखाऊँ एक बार और फ्रेमवर्क,
तो इसमें क्या आता है, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आता है। इस फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका पहला ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क में आता है और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, तो हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करके, तो वो हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेमवर्क लिखने के बजाय आप यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखिए और यहाँ पर आप लिखते जाइए। जैसे आईडी चाहिए तो आईडी निकाल लिया, टाइटल चाहिए तो टाइटल निकाल लिया, उसके बाद अगर आपको ऑथर चाहिए तो ऑथर निकाल लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी निकाला जाए, जो जो चाहिए वह बस सिर्फ निकाल सकते हैं, बस नाम आपको सेम रखना है वही जो यहाँ पर रखा गया है। ये आईडी टाइटल ऑथर फीस वही आपको रखना पड़ेगा। सो हमने उसको यहाँ पर रखा और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क नहीं लिखना, बल्कि इसके वजह आपको आईडी लिखना है की में। उसी तरीके से यहाँ पर फ्रेमवर्क डॉट लिखने के बजाय सिंपली आप आईडी लिखिए, ऐसे आपका काम करेगा। फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर आप लिखिए टाइटल ओनली टाइटल, तो ऐसे भी आपका काम करेगा। और यहाँ पर कर्ली क्लोज और ऑथर, तो ये आपका ऐसे ही काम करेगा। और यहाँ भी फीस। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करके थोड़ा सा आप अपना समय बचा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने किया क्यों है और कैसे किया हुआ। कुछ सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको ये ऐसे ही दिखाई देगा, मतलब जैसे दिख रहा था पहले बिल्कुल वैसे ही दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका, बस ये डिस्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब यही काम आप नेस्टेड V4 लगाकर भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ कि कैसे। तो इसको कमेंट करता हूँ पहले और यहाँ पर एक बनाते हैं हम लोग डिव। ये मैंने डिव बनाया और डिव में हम लोग V4 लगाएंगे, V4, और इसमें हम लोग लिखेंगे फ्रेमवर्क इन फ्रेमवर्क्स, ये लिखा। और यहाँ पर आप की मेंशन कर दिए, जैसे हम लोग की लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर का आईडी रहेगा, तो फ्रेमवर्क डॉट आईडी ये लिख दिया। और इसके अंदर में हम लोग एक और V4 लगाएंगे, तो H1 लिखा और यहाँ पर V4 और यहाँ पर आपको लिखना है वैल्यू इन फ्रेमवर्क, और फिर आप यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए, सिंपली वैल्यू को प्रिंट करते हैं और इसको सेव कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेमवर्क में एक पूरा का पूरा एलिमेंट आता है, एक पूरा का, देखिए फ्रेमवर्क्स में क्या यहाँ एस करना है, तो फ्रेमवर्क्स में हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जब लूप चलता है तो पहला ऑब्जेक्ट चलाता है फ्रेमवर्क पे, यानी कि इस पे। तो उसी को हमने फिर एक लूप लगाया और उसका वैल्यू हमने निकाल लिया, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट में नॉर्मल ऑब्जेक्ट में करते हैं। जैसे कि जब ये हमारा ये पूरा का पूरा जब फ्रेमवर्क में आएगा तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो हमने सीखा था वही हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। इसको सेव करेंगे, सेव करके यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा कमेंट आउट कर दूँ, देखिए 1 दिखेगा आईडी, मतलब वैल्यू जो है हमारा वह दिखेगा, आईडी का जो वैल्यू है वह, टाइटल का जो वैल्यू है वह, ऑथर का जो वैल्यू है वह, फीस का जो वैल्यू है उसी तरीके से दूसरे वाले का, और यहाँ तीसरे वाले का। आप इसका HTML चेक कीजिए यहाँ से डिव, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। एक एक डिव में आपको डेटा मिलेगा, देखिए एक डिव में और इसमें ये H1, दूसरे डिव में ये H1, बिकॉज हम लोग डिव V4 कर रहे हैं तो डिव आपको मल्टीपल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डिव नहीं चाहिए तो आप टेम्पलेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कई बार। अब की भी मुझे मान लीजिए चाहिए तो की भी आपको मिल सकता है, जैसे ऊपर वाले में की मिल रहा था, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, बस इसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे की मिल रहा था इस तरीके से, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें की भी मिल जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट कीजिए पहले और इसको करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आपको लिख देना है सिर्फ के, या फिर की पूरा लिख सकते हैं। की नहीं लिखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारे एक की लिखते हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर प्रॉपर्टी का पी लिख सकते हैं ओनली, या फिर की का के लिखे ज़्यादा बेटर रहता है, मैं के ही ज़्यादातर लिखता हूँ। और आप के को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, तो इससे आपको आईडी, ऑथर, टाइटल ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसको कर दिया सेव और इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको आईडी दिखेगा, टाइटल दिखेगा, ऑथर दिखेगा, फीस, आईडी, फिर इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये कुछ टाइटल के साथ ये H1 प्रिंट होकर आपको दिखेगा, मतलब रेंडर होकर आपको दिखेगा। अगर इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इंडेक्स के लिए आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा आई, और फिर यहाँ पर अगर प्रिंट करना है इंडेक्स तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, आई लिखिए और इसको सेव कर दीजिए। अभी 012 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए 0123 0123 0123 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो कि हमने इसको किया हुआ था, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स, मतलब कितने इंडेक्स बनेंगे, देखिए ये 0 1 2 3, अगर आउटर में करेंगे तो ये 0, ये पूरा 1 और ये 2 इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जावास्क्रिप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप अच्छी तरीके से को समझ सकते हैं।
सो अभी तक का जो मैंने थ्योरी दिखा था उसका मैंने प्रैक्टिकल देखा, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जितनी भी तरीके से मेरे दिमाग में अभी आ सकता था उतना सारा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बता दिया। थोड़ा वापस से हम लोग थ्योरी में जाएंगे और देखेंगे इसके आगे हमें और क्या देखने का। अभी हम लोग देखने वाले हैं V4 विथ रेंज। V4 कैन ऑल्सो टेक एन इंटीजर, इन दिस केस इट विल रिपीट द टेम्पलेट दैट मेनी टाइम्स बेस्ड ऑन रेंज ऑफ 1 का n, 1 से लेकर n तक ये जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने H1 में लिखा V4 n इन 5, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा और n आपको डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ क्विकली, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ V4 विथ रेंज, यहाँ पर लिखा मैंने, एक H1 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V4 और हमेशा ये 1 से शुरू होगा, तो मैं अगर n इन 5 लिखूँ तो 5 तक ये जाएगा, तो पहले 1 आएगा n में, फिर 2 आएगा n में, फिर 3 आएगा। आप n को यहाँ डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं n को अगर डिस्प्ले करूँ, इसको सेव किया मैंने, तो ये मुझे 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिखाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका H1 में दिखाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसमें अगर आपको की लिखना हो आप की भी लिख सकते हैं। इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट, ऊपर वाले को कमेंट करते हैं और इसमें की बनाएंगे n को ही हम लोग, कोई और हमारे पास ऑप्शन अभी है नहीं, तो यहाँ पर n ही मैंने की बना दिया। तो ये 1 2 3 4 5 करके चलेगा और की के साथ चलेगा और यहाँ आपको ये अच्छे तरीके से रेंडर होकर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो यूज़ केस है वह यह है कि किसी एलिमेंट को अगर आपको मल्टीपल टाइम डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊँ, टेम्पलेट के अंदर में ये टेम्पलेट मैंने बनाया और यहाँ पर मान लीजिए कि प्राइस है एक H1 है जिसमें प्राइस लिखा हुआ, ठीक है, प्राइस। अब ये मुझे प्राइस 5 टाइम चाहिए। यहाँ पर अभी मेरा ये प्राइस आपको दिख रहा होगा, क्यों नहीं रहा भाई, ओके ये दिखना चाहिए था। टेम्पलेट के अंदर में है प्राइस, नहीं ये ऐसे नहीं दिखेगा, इस टेम्पलेट को हमें हटाना पड़ेगा, ये टेम्पलेट और ये टेम्पलेट हटा दिया। अभी H1 करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा, देखिए H1 में प्राइस दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 5 टाइम चाहिए, तो 5 टाइम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम इसको H1 करके लिखना पड़ेगा। बट वैसे ना करके आप इसमें रेंज का यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको टेम्पलेट यहाँ लगाना पड़ेगा वापस से। ये लगाया, फिर यहाँ पर V4 लगाया और यहाँ पर लिख दीजिए आप n इन 5 और इसमें की भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो की लिख दिया मैंने n को। अभी क्या होगा, ये 1 से 5 तक का जाएगा और इसके अंदर जो भी है वह हमारा रेंडर होगा। तो हमने प्राइस लिखा तो हमें प्राइस यहाँ 5 टाइम देखिए 1 2 3 4 5 तक देखने को मिलता है। इस तरीके से 10 तक कर सकते हैं, 100 तक कर सकते हैं, 1000 lakhs तक का, जितना मर्जी उतना तक का आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस आपको एक रेंज डिफाइन करना, उतने तक का उतनी बार ये इसको रिपीट करके आपको बता देगा। तो ये है इसका रियल यूज़ केस रेंज का। अगर आपको ऐसा कभी मिले तो आप इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही है इसमें V4 विथ रेंज। अब इसमें देखिए कि V4 को V-if के साथ कैसे यूज़ करेंगे। V4 हमारा इटरेट करने के काम आता है, यानी कि लिस्ट रेंडरिंग के काम आता है, और V-if हमारा कंडीशनल रेंडरिंग के काम आता है, यानी कि आप कोई कंडीशन पे कोई चीज़ दिखाना चाहें तो कैसे करेंगे। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ V-if एंड V4 ऑन द सेम एलिमेंट ड्यू टू इम्प्लिसिट प्रेसिडेंस। ये हमने V-if जब पढ़ा था तब भी हमने ये पॉइंट देखा था, उसका भी आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे div के अंदर मैंने V4 यूज़ किया हुआ है, की वगैरह सब कुछ लिखा और इसके अंदर फिर एक H1 लिखकर हमने यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट में अगर V4 और V-if दोनों लगाएंगे तो वह काम नहीं करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, कमेंट कर देता हूँ पहले V4 विथ V-if। हम लोग यूज़ करेंगे इसमें एम्प्लॉइज़ का, जो हमने यहाँ पर बनाया था एक डेटा। पहले मैं डेटा आपको दिखाता हूँ, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एम्प्लॉइज़ और इसके अंदर में ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कि कैसे V4 और V-if दोनों साथ में आप यूज़ करेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोग एक H1 लिखते हैं और H1 में हम लोग V4 लिखते हैं, V4, और इसमें लिखते हैं हम लोग, मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ डायरेक्टली, आप इसको विदाउट डिस्ट्रक्चर भी लिख सकते थे। नेम इसके अंदर में है और सैलरी इन किसमें, एम्प्लॉई में, एम्प्लॉइज़, इसमें एम्प्लॉइज़ में लिखा। एम्प्लॉइज़ में हमारा नेम और सैलरी। एम्प्लॉई में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं एम्प्लॉई, यानी कि एम्प्लॉइज़ में पहला एलिमेंट एम्प्लॉई, तो इसमें नेम और सैलरी है तो उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया मैंने। ये तो मैंने आपको ऊपर में अभी बताया होगा, सैलरी। तो मैं लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉई डॉट नेम, एम्प्लॉई डॉट सैलरी से लिखना नहीं पड़ेगा जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो। इसलिए डिस्ट्रक्चर हमने कर लिया। इसका की हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर की, और की हम लोग दे देते हैं आई इंडेक्स भी ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें कॉमा देकर आई लिखना पड़ेगा, इसके वजह से हमें यहाँ पर आई मिल जाएगा जो कि इसका की बन जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग इसको
अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, नेम, तो ये नेम दिख जाएगा। फिर अगर सैलरी दिखाना हो तो हम लोग यहाँ पर सैलरी दिखा सकते हैं, सैलरी। इसको सेव किया तो नेम और सैलरी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जो आप यहाँ वेब पेज में देख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं, ये दिख रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है। कंडीशन ये लगाना है कि जिसकी सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा है सिर्फ वही डेटा यहाँ पर दिखेगा। देखिए इसमें एम्प्लॉयज़ में कितनी कितनी सैलरी वाले बंदे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 10,000 है, 20,000 है और 30,000 है। तो मैं चाहता हूँ कि 10,000 से ऊपर यानी कि कुणाल और अली, ये दो डेटा फिल्टर होकर मुझे दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। लेकिन कंडीशन लगाएंगे कैसे, कंडीशन तो हम लोग इसमें लगाते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसमें कंडीशन लगाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो वी इफ़ यानी कि सेम एलिमेंट में मैं V4 यूज़ कर रहा हूँ और वी इफ़ भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या था, यहाँ पर कंडीशन कैसे लगाएंगे हम लोग, कंडीशन लगाएंगे हम लोग कि सैलरी अगर ग्रेटर देन 10,000 हो, या फिर 10,001 कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसी वजह से। 10,001 रुपये से जिसकी भी सैलरी ज़्यादा होगी, जैसे दो लोगों की ज़्यादा, कुणाल की और अली की, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया था। 10, ये 20,000 है और इसका 30,000। ये तो 10,000 से, ये 10,000 है, तो इस ये नहीं 10,001 से ऊपर की मैंने बात की हुई। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए। बट ये काम नहीं करेगा बिकॉज ये कहता है कि V4 और वी इफ़ दोनों ही सेम एलिमेंट पे आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको सेव करूँ मैं और अभी आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आप वार्निंग एक आ रहा है हमारा, वार्निंग दिखाता हूँ कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि प्रॉपर्टी सैलरी वाज एक्सेस्ड ड्यूरिंग रेंडर बट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन इंस्टेंस, यानी कि इसको पता ही नहीं है कि सैलरी है क्या। तो क्यों नहीं पता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि V4 और वी इफ़ में इसकी ये पहले एग्जीक्यूट होता है। V4 और वी इफ़ में वी इफ़ पहले एग्जीक्यूट होता है। जब वी इफ़ पहले एग्जीक्यूट होता है तो ये सैलरी ग्रेटर देन 10,001, ये इसको चेक करना था। सैलरी कहीं तो है ही नहीं, सैलरी तो तब आएगा ना जब ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि V4 से पहले वी इफ़ एग्जीक्यूट होता है, जिस वजह से सैलरी इसको मिलता नहीं है। और वही हमें यहाँ पर कह रहा है कि ये इसको फाइंड नहीं कर पा रहा, डिफाइंड नहीं है, सैलरी डिफाइंड ही नहीं है। अगर पहले V4 चलता तो ये हमारा काम कर सकता था, बट जो कि पहले वी इफ़ चेक होता है, इसी वजह से सैलरी इसको डिफाइन मिल नहीं रहा और हमें ये एरर मिल रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए वजह से कहा जाता है कि सेम एलिमेंट पे V4 और वी इफ़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। पहले तो यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ये वर्क नहीं करेगा, वरना आप लोग कहेंगे कि ये दिया क्यों हुआ है जब वर्क नहीं कर रहा। तो इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक बार। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग एग्जाम्पल हमारा क्या है। इसको कमेंट करते हैं। वर्किंग एग्जाम्पल ये है कि यहाँ से आपको वी इफ़ हटा देना है, ये यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे रखिए इसको। और ओके, हमने गड़बड़ कर दिया, हमने पूरा इसको नहीं हटाया, यहाँ से यहाँ तक हटाना, यहाँ तक इसको हटाया और ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। अभी हमें क्या करना है कि ये भी हटा देता हूँ मैं। अभी इसके अंदर में हमें लिखना पड़ेगा एक H1, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर H1 और यहाँ पर हमें लिखना है अपना कंडीशन जो कि है वी इफ़। और वी इफ़ में हमने लिखा कि सैलरी ग्रेटर देन 10,001 रुपया होना चाहिए। तो हमारा दिखेगा जिसका भी होगा, अगर ट्रू होगा ये, अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और हमें दिखाई देगा उसका नेम और उसकी सैलरी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पहले ये नेम और सैलरी चला आएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर वी इसको चेक भी कर पाएगा। ये H1 के अंदर H1 नहीं डालते हैं, ये बुरी बात होती है। हम लोग डिव के अंदर में H1 इस तरीके से डाल दें। इसको सेव करें, ये विल वर्क, नॉट वर्क हटा देता हूँ यहाँ से। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कोई एरर नहीं है एलिमेंट में। देखिए ये जो भी 10,001 रुपये से ज़्यादा सैलरी है जिसकी भी उसका आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिव के अंदर में। अगर आपको डिव नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर 3 डिव हमारा यहाँ पर हुआ है, इवन एक डिव हमारा फॉल्स हुआ जिसकी वजह से वह हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वह डिव यहाँ पर मौजूद है। तो मैं टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं को टेम्पलेट यूज़ करके दिखा देता हूँ। टेम्पलेट यूज़ किया, सेव किया और यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए अभी हमारा ये एक सिर्फ कमेंट दिखता है और H1 दिखता है, कोई टेम्पलेट नहीं, कोई डिव नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं लेस देन कर देता हूँ। देखिए 10,001 रुपये से जो लेस है, जैसे कि 10,000 है एक बंदे का, तो वह सिर्फ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है सुमित। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप एग्जामिन करके खुद से भी देख सकते हैं। तो ये आपका वर्क करेगा। बस ध्यान रखिएगा कि सेम एलिमेंट पे V4 और वी इफ़ दोनों एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे कारण यही है
कि वी इफ़ पहले एग्जीक्यूट होता है उसके बाद V4 होता है। अगर V4 में जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग कंडीशन पर डालेंगे तो पहले ये इसको ढूंढेगा और एरर दे देगा, ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा। सो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये इस सेम एलिमेंट पे यूज़ करने के लिए इसको मना किया गया। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को आप एक और तरीके से अचीव कर सकते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टी के थ्रू इसको दिखाता हूँ। इसको कमेंट कर दें और यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर प्रॉपर्टी देखेंगे कि V4 के साथ कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये पॉसिबल है कि आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेम यही लेंगे, बट हम लोग ये कंप्यूटर प्रॉपर्टी अपना खुद का यहाँ पर बनाएंगे। जो कंडीशन आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है बस इसी कंडीशन को हम लोग कंप्यूटर प्रॉपर्टी में लिखेंगे और यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर प्रॉपर्टी अपना डिफाइन करते हैं। तो ऊपर आइए यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कंप्यूटर प्रॉपर्टी। कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैसे बनाते सभी को पता होगा। इसमें हम लोग लिखते हैं एक प्रॉपर्टी का नाम, अपनी मर्जी से वैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ लंबा से एक नाम रख दिया कि सैलरी ग्रेटर देन 10,001 लिख सकते हैं आप 10,001। लेकिन इतना बड़ा नाम लिखना नहीं है, बस यहाँ पर आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखना होता है कंप्यूटेड। कंप्यूटर हमने ऊपर में पहले से इंपोर्ट करके रखा होगा, तो इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। देन यहाँ पर गेट बनाएंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर में पैरेंथेसिस और एरो फंक्शन के साथ हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये रिटर्न होगा, यहाँ पर रिटर्न करेंगे क्या, एम्प्लॉइज़ डॉट वैल्यू, बिकॉज हमें ये जो एम्प्लॉइज़ है ये हमें एक्सेस करना है, तो इसका वैल्यू करेंगे तभी, जो कि ये रेफ है तो वैल्यू लगाना पड़ेगा। सो हमने वैल्यू लगाया, हमने कंप्यूटर प्रॉपर्टी में देखा होगा। अब इसमें ये हमारा पूरा एरे है, इसमें लोग फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने फिल्टर यूज़ किया और फिल्टर में हम लोगों को मिल जाएगा पहला जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा इस एरे का, यानी कि ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसमें एम्प्लॉय लिख देते हैं या फिर अपनी मर्जी सब कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिख दिया। अब एम्प्लॉय के सैलरी के बेस पे हमें करना है, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। अगर ग्रेटर देन 10,001 है तो जो भी इससे ग्रेटर देन होगा वो हमें रिटर्न होकर मिल जाएगा। बस आपको इसको यूज़ करना है अपने V4 में। तो हमने यहाँ पर अपना कंप्यूटर प्रॉपर्टी बना लिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें यूज़ कैसे करना होता है अपने टेम्पलेट में V4 के साथ। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, बहुत लंबा स्क्रॉल हो गया ये। तो यहाँ पर आना है और एक लिखना है H1, और H1 में सिंपली आप यहाँ पर लिखिए V4 और V4 में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय इन, जो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्टी था वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन कीजिए कि एम्प्लॉय डॉट नेम। उसके बाद सैलरी भी देखना है, तो आप यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट सैलरी। सो यहाँ पर आएगा क्या, इसमें क्या रिटर्न आता है, इसमें रिटर्न आता है फिल्टर होकर जो भी आपका बचा हुआ एरे होता है वो रिटर्न आता है। इस एम्प्लॉय में उसका डेटा चला आता है रिटर्न होकर। मतलब यहाँ पर जो ये सारे डेटा थे, ये सारा डेटा है, ये सब है यहाँ पर, इसके डॉट वैल्यू से एक्सेस होता है, फिर फिल्टर किया जाता है एक एक करके उसके सैलरी के बेस पे, फिर वो रिटर्न हो जाता है जो इस प्रॉपर्टी पर है। और इस प्रॉपर्टी से एक एक एलिमेंट हम लोग निकाल के एम्प्लॉय में रखते हैं, इस एम्प्लॉय में, फिर एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय डॉट नेम करके निकाले, एम्प्लॉय डॉट सैलरी करके निकाले। कुछ सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको डेटा दिखाई देगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे, इसका जो कंडीशन उसको चेंज करते हम लोग यहाँ ऊपर आकर, ये ग्रेटर देन के बजाय अगर लेस देन कर देंगे तो लेस देन में हमारा एक ही है सुमित का आई थिंक, तो वह डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये भी आप कर सकते हैं कि कंप्यूटर प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये रिकमेंडेड तरीका है कि कंप्यूटर प्रॉपर्टी का आप यूज़ कीजिए अगर आप इस तरीके का कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करते हैं उस केस में, उसको बजाय यहाँ टेम्पलेट में करने के। अगर इसमें की लगाना हो तो की भी लगा सकते हैं, इंडेक्स निकाल के आप। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, थक गया हूँ मैं काफ़ी, लेकिन कोई नहीं, इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर आई लिखेंगे। इसको सेव किया तो हमें इंडेक्स मिल गया। अभी हमें इसमें की लगा देना है, बस की तो लगाना ही है, की, और यहाँ पर आई लिख दिया, सी हमारे इंडेक्स के साथ बन जाएगा। ये कोई एरर नहीं दे रहा, देखो चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। तो ये अगर आपको की के साथ लगाना तो की के साथ भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आप इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, अगर डी स्ट्रक्चर करना चाहें। मैं इसको करता हूँ कमेंट, और एम्प्लॉय में जो कि हमारा नेम और सैलरी आ रहा, तो यहाँ पर एम्प्लॉय लिखने के बजाय आप इसको कर दीजिए नेम कॉमा सैलरी, डायरेक्ट यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट इस तरीके से लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने किया सेव, और यहाँ पर देखिए आपको सेम डेटा देखने को मिल जाएगा, कोई एरर नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर डी स्ट्रक्चर करते हैं उसी तरीके से आप ऊपर में भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर प्रॉपर्टी में। वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ऊपर करते हैं यहाँ से यहाँ, और इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए। ये कॉपी किया, पेस्ट,
ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ बिकॉज नेम सेम है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर में हमें नेम और सैलरी दोनों नहीं चाहिए, तो सिर्फ चाहिए सैलरी। तो यहाँ पर सिर्फ सैलरी लिखिए और फिर आपको यहाँ एम्प्लॉय डॉट सैलरी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंपली सैलरी लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेगी। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका ये सही तरीके से काम करेगा, नीचे जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। सो ये भी कमेंट कर देते हैं। ये हमारा था कंप्यूटर प्रॉपर्टी के साथ कैसे यूज़ करना है V4 को, या फिर V4 के साथ कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे उसकी कहानी। अभी अगर मेथड यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम यही चीज़ देखेंगे लेकिन मेथड के साथ। तो पहले यहाँ पर मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर मेथड हम लोग बनाएंगे। किसी किसी केस में होगा कि आपको V4 यूज़ करना है लेकिन आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो फंक्शन लिखा हाई सैलरी, ये लिखा और यहाँ पर एक पैरामीटर आएगा जो भी आएगा। तो IMPS लिखा, एम्प्लॉई का IMPS मैंने सिर्फ लिख दिया। और ये रिटर्न करेगा क्या, बिकॉज ये हमारा है इसमें EMPS ये मेथड है, तो डॉट फिल्टर डायरेक्टली हम लोग इसमें एरे में डाल सकते हैं। ये ट्रैक नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी में ये सब कुछ देखा हुआ है। इम्प आएगा इसमें नहीं, इसमें हमें लिखना है इस तरीके से एरो, और आएगा यहाँ पर इम्प। इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं बट डिस्ट्रक्चर मैं नहीं कर रहा हूँ इस बार। यहाँ पर हम लोग सैलरी के बेस पे नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 001। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही ईजी सा है। तो पूरा का पूरा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर पास किया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पास किया जाएगा और इसमें फ़िल्टर किया जाएगा और एक एक ऑब्जेक्ट पे सैलरी के बेस पे फ़िल्टर करके रिटर्न मारा जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना है अपने टेम्पलेट में। इसके लिए नीचे आते हैं, यहाँ इसको कर देते हैं कमेंट, बिकॉज ये तो हम लोग देख चुके हैं। इसको कमेंट किया और नीचे आकर यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ कि V4 विथ मेथड, और यहाँ पर लिखना है एक H1 और यहाँ पर V4। यहाँ पर आप लिखेंगे, आप तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इसमें डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बिकॉज बहुत दूर आ गए हम लोग। इसमें डिस्ट्रक्ट किया मैंने इन, और यहाँ पर हो जाएगा हाई सैलरी, यानी कि जो हमारा मेथड है उसको कॉल कर लेंगे सैलरी, और इसमें पास करेंगे जो हमारा एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट है उसको, यानी कि ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला, ये कहाँ गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोग इस मेथड में पास कर रहे हैं। कहाँ गया मेथड हमारा, इस मेथड में, ठीक है। इस मेथड में मैं पास कर रहा हूँ, IMPS के पास आएगा पूरा, फिर इसमें फ़िल्टर लगेगा और हमें रिटर्न मिलेगा फ़िल्टर होगा। तो हमने उसको पूरे को पास कर दिया एम्प्लॉयज़ को, इसको कॉल करते मेथड को कॉल करते हुए, उसमें से रिटर्न आ रहा है एक एम्प्लॉय जिसका हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, यानी कि ये हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्लॉई। फिर हमें यहाँ पर जब इसको प्रिंट करेंगे तो एम्प्लॉई डॉट नेम एम्प्लॉई डॉट सैलरी से लिखना पड़ेगा, बट उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया हुआ है, ऐसे लिखा। और यहाँ पर आइए, और अब इसमें की भी लिख सकते हैं, मैं की लिख देता हूँ साथ में ही। तो हमें इंडेक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर डॉट आई और यहाँ पर की डिफाइन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर की और यह जगह आई। फिर हमें यहाँ पर जो नेम वगैरह लिखना है वो लिख देते हैं। पहले इंडेक्स भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, इंडेक्स नहीं करते हैं, नेम किया और यहाँ से सैलरी कर दिया, इसको सेव किया। देखिए मेथड के साथ भी ये हमारा काम करेगा, दिख रहा है। और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई वार्निंग नहीं है और ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये था V4 विथ मेथड, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। इसमें आप इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं, मैंने दिखाया नहीं उतना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आ गई। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक को तो हाईलाइट कर ही सकता हूँ मैं, यहाँ से ये हाईलाइट कर दी, ये कमेंट में रहेगा, इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा, ये मेरा कमेंट में रहेगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा ठीक तरीके से। अभी हम लोग देखेंगे कि कोई कंपोनेंट में अगर आप V4 लगाते हैं तो कैसे होगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट में लगा रहे थे, चाहे वो H1 हो, div हो, टेम्पलेट हो, ये सब क्या एलिमेंट है। बट एक पूरा का पूरा कंपोनेंट हो हमारा, तो उस पर कैसे काम होता है, कैसे V4 हमारा वर्क करेगा वो मैं दिखाता हूँ। V4 विथ अ कंपोनेंट, यू कैन डायरेक्टली यूज़ V4 ऑन अ कंपोनेंट लाइक एनी नॉर्मल एलिमेंट। जैसे नॉर्मल एलिमेंट होता है div या फिर H1, उसी की तरह आप कंपोनेंट में भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं V4 का। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक होम डॉट व्यू हमारा एक कंपोनेंट है जिस पे एक टेम्पलेट है और ये लिखा हुआ है कि होम कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हम लोग रेंडर कर रहे हैं अपने हेलो डॉट व्यू में। तो यहाँ से हम लोग V4 यूज़ करके इसको, जैसे 5 टाइम मुझे प्रिंट करना होम कंपोनेंट को, तो मैं रेंज दे रहा हूँ और यहाँ पर की पास कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि इसमें कोई हमें आइटम पास करना, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, होम V4 स्टूडेंट आई, इन स्टूडेंट्स में से पहला स्टूडेंट आएगा और आइटम में स्टूडेंट पूरा का पूरा पास कर देंगे, जो कि हमारा आइटम के तौर पर कंपोनेंट में जाएगा होम कंपोनेंट में। एग्जाम्पल देखिए जिससे कि हमको ये
हम लोग को ये समझ में आए और बेहतर तरीके से। तो एग्जांपल हमारे यहाँ पर है कि V4 विथ कंपोनेंट। अब इसके लिए हमें एक कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर नया कंपोनेंट में न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखते हैं होम डॉट व्यू। और इसमें एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बनाएंगे, बहुत कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग, इसमें सेटअप हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो नॉर्मल सा रहता है पहले वो कर लेता हूँ, टेम्पलेट कि टेम्पलेट का क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बन रहा है, कोई नहीं, टेम्पलेट टाइप करके लिख देते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैग भी लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर सिंपली मैं एक H1 लिखूँ, यहाँ पर लिखते हैं एक H1 और इसमें लिखते हैं होम कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को मुझे रेंडर होने के लिए देना पड़ेगा, तो मैं इसको देता हूँ हेलो के अंदर में, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर लिखिए होम, ये हमारा इंपोर्ट होना चाहिए, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर देखिए मैंने इसको इंपोर्ट किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है देखिए यहाँ पर इंपोर्ट ही हमारा होम हुआ। तो पहले इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हेलो डॉट व्यू को रेंडर करता है कौन, ऐप डॉट व्यू, और होम डॉट व्यू को रेंडर कर रहा है कौन, हेलो डॉट व्यू। ओके, सो ये ध्यान में रखिए। तो ये रेंडर हो रहा है होम, अभी ये हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा होम कंपोनेंट। इसको अगर आप यहाँ पर देखें, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, बॉडी में आते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। एक ही पेज में, एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे एग्जांपल देखने से यही होता है, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, बट इस बार मैंने एक ही में किया। तो H1 लिखा, ये हमारा होम कंपोनेंट से आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि होम कंपोनेंट में जो कुछ भी है वो मुझे 5 टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 बार इस तरीके से इसको लिखूँगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा, इसको सेव किया, तो मुझे यहाँ पर ये 5 टाइम इस तरीके से दिखाई देगा। जो कुछ भी इसके अंदर होगा वह हमें 5 टाइम दिखाई देगा, रिपीट होगा। तो इस तरीके से करने के बजाय आप यहाँ पर V4 का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप V4 लगाइए, और आप रेंज का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस एक यूज़ केस बताया छोटा सा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे n in 5, यानी कि 5 टाइम चाहिए तो 5। इसमें की डाल देते हैं हम लोग, की n को ही की डाल देते हैं, और बस इतना लिखना है। इसको सेव कीजिए, और हमें यही होम कमेंट 5 बार रेंडर होकर दिखेगा। यहाँ पर देखिए 5 बार रेंडर होकर दिख रहा है। मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए 5 टाइम हमें रेंडर होकर दिख रहा है। तो ये तो एक इजी कॉन्सेप्ट था। अभी देखिए कि मान लीजिए कोई डेटा हमें यहाँ से अपने होम कंपोनेंट में भेजना हो, तो हमें प्रॉप का यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉप मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, मगर फिर भी V4 के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। इसको कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि सबसे जो हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स था, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए कि ये डेटा हमें मुझे भेजना है यहाँ पर, तो कैसे भेजेंगे, और V4 का यूज़ करके भेजना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे भेजना है। इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये गायब हो गया। अगर हम लोग V4 का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें एक एक करके भेजना पड़ेगा, जैसे कि आइटम लिखा, फिर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट 0 पे जो रहेगा वह, इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से भेजेंगे। बट ऐसे ना करके हम लोग भेजेंगे कैसे, इसको V4 का यूज़ करके। तो देखिए कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। आपको यहाँ पर लिखना है V4 इक्वल, और हमें भेजना है स्टूडेंट्स में से, तो स्टूडेंट की लिखेंगे तो इंडेक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये मैं पहले ही लिख देता हूँ, इन स्टूडेंट्स। इसको सेव किया, और यहाँ पर कीज़ डिफाइन कर देते हैं। कीज़ नहीं, सिर्फ की होता है, आई, ये डिफाइन किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी सिर्फ हमारा ये चला। अभी इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा 3 बार इसीलिए दिख रहा है बिकॉज हमारे यहाँ हमारा जो स्टूडेंट्स है ये जो है इसमें 3 ही डेटा है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 ही नाम है, 3 नाम है, राहुल, सोनम, रोहित। तो 3 बार हमारा ये V4 चला, और इसी वजह से ये जो हमारा है होम कंपोनेंट H1 ये हमें 3 बार यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। बट मुझे डेटा भी पास करना है, जो स्टूडेंट का डेटा है, जो नाम है, वो भी मुझे पास करना है। प्रॉप के थ्रू यहाँ पर पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर आइटम की वजह आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पर स्टूडेंट में हमारा डेटा है, एक्चुअल डेटा, तो आप यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट। यानी कि ये स्टूडेंट में जो कुछ भी, ये क्या होगा, पहली बार जब चलेगा तो इसमें राहुल होगा, दूसरी बार में सोनम, तीसरी बार में रोहित। तो वही हम लोग यहाँ पर इस होम कंपोनेंट में भेज रहे हैं प्रॉप के थ्रू, यानी कि यहाँ पर भेज रहे हैं। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखेंगे, अभी आपको वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज उसमें कुछ करना होता है प्रॉप को यूज़ करने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या। बट अभी हमारा ये सही तरीके से काम करे विदाउट एनी एरर, अभी तक सब कुछ सही है। अब यहाँ पर डिस्प्ले हो, यानी कि ये जो हमारा आइटम है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिफाइन प्रॉप्स यूज़ करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा प्रॉप्स के बारे में। तब फिलहाल के लिए बस इसको ऐसे ही देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे आइटम जो वहाँ से आ रहा है इस
वाले से इसके पेरेंट्स से जो आ रहा है वह प्रॉप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइटम, और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग लिख दिया। अब इस आइटम को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर आइटम लिख दीजिए। सो आइटम यहाँ से आ रहा है, ये आइटम यहाँ पर आएगा, स्ट्रिंग टाइप का हमने मेंशन किया, और इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें नाम अभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश कीजिए एक बार, देखिए राहुल सोनम रोहित आपको देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये रिफ्रेश नहीं होता ऑटो, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ आकर रिफ्रेश किया तो नाम हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, सेव किया, सिर्फ आइटम लिखेंगे, यहाँ से आइटम हमारा पास हो जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ आइटम लिख देंगे इस तरीके से, तो हमारा ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब इसके वजह आपको यहाँ पर एक एरर मिल जाएगा, जिसमें ये कहेगा आइटम जो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, इसको मिल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेंडर होता है। यहाँ पर ये देखिए बिहाइंड द सीन इस तरीके से ये रेंडर होता है। सो ये है कहानी इसकी। अभी हम इसको वापस से ले आते हैं ताकि ये आपका वर्किंग एग्जांपल में रहे। ये कंपोनेंट में कैसे यूज़ करना है वो हमने देखा। अभी ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा थ्योरी, और ये लगभग ख़त्म होने को है। छोटा सा थ्योरी देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर V4 ऑफ भी मिलता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे V4 इन, लेकिन यहाँ पर आपको V4 ऑफ भी मिलता है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एज अ डेलीमीटर इंस्टेड ऑफ इन, यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑफ एज द डेलीमीटर इंस्टेड ऑफ इन। एग्जाम्पल के तौर पर V4 स्टूडेंट इन लिखते थे, बट यहाँ पर अब आप ऑफ भी लिख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक हमने देखी वो सारी की सारी सेम रहेगी, बस यहाँ इन की जगह पर आप ऑफ भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स से मिलता जुलता आपको देखने को मिले। तो मैंने यहाँ पर जो इन वाला था, जो सबसे पहले ऊपर में था, उसी को मैंने एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया। ये जो आप देख रहे थे स्ट्रिंग वाला कहाँ गया ऊपर, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर नीचे, और इसी में हम लोग ऑफ लगाकर बस इसको एग्जामिन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स ओरिजिनल को प्रिंट हो रहा है, ये तो काम करेगा ही, बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी एग्जामिन करके देख चुके हैं, इसमें हमें मिल जाता है। बट आप इसको ऑफ भी कर देंगे, यहाँ पर ऑन इन की जगह पर यहाँ पर ऑफ लिख दिया, तो भी ये हमारा काम करेगा और ये आपको सही आउटपुट दे देगा। तो आप यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे उन सब में आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ये आपका काम करेगा, लगभग सभी में आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा V4 ऑफ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें अभी आना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो कम से कम हाईलाइट करके रख दूँ आप लोगों के लिए। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो ऊपर से देखते हुए आइएगा और आपका ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना समय मैंने दिया उससे थोड़ा सा कम समय आपको लगेगा, बिकॉज मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा समय देना पड़ा। अगर आप सीखेंगे तो आपको कम समय कम एनर्जी देना पड़ेगा। सो ये पूरा का पूरा इधर का कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसमें हम लोगों ने V4 देखा। जितना ज़्यादा एग्जांपल हो सकता था मैंने बताया। इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं, जैसे हमने फ़िल्टर यहाँ यूज़ किया हुआ है, ये वाला फ़िल्टर मेथड। इसी तरीके से कुछ और मेथड्स हैं जो मैं आपको थियोरेटिकली दिखा देता हूँ। आपको जब आवश्यकता पड़े तो उसको प्रैक्टिकली आप खुद यूज़ कर लीजिएगा, इस तरीके से कंप्यूटर प्रॉपर्टी में या फिर मेथड में। वो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ उन सभी मेथड्स से। तो यहाँ पर मेथड्स दो तरह के हमें मिलते हैं। एक मिलता है म्यूटेशन मेथड्स। व्यू इज़ एबल टू डिटेक्ट व्हेन अ रिएक्टिव एरेज म्यूटेशन मेथड्स आर कॉल्ड एंड ट्रिगर नेसेसरी अपडेट्स। यानी कि ये वह मेथड है जो कि अगर म्यूटेट होता है, तो मतलब कोई अपडेट होता है तो वो ट्रिगर होगा और वो डिटेक्ट करके उस पर चेंजेस किया जाएगा। म्यूटेशन मेथड्स एज द नेम सजेस्ट म्यूटेट द ओरिजिनल एरे दे आर कॉल्ड ऑन। तो ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर देता है। इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं देख लीजिए। पुश है, पॉप है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, स्प्लैश है और स्प्लैश है और शॉर्ट है, और एक हमारा रिवर्स भी है। तो ये सारी म्यूटेशन मेथड्स हैं। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा कि पुश मतलब एरे में कोई पुश करना हो डेटा, नया एलिमेंट, तो वो हो सकता है। पॉप इसके अपोजिट होता है। शिफ्ट कर सकते हैं, अनशिफ्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं एरे को, अगर रिवर्स करना चाहें। इसी तरीके से नॉन म्यूटेशन मेथड होता है। दीज मेथड्स डो नॉट म्यूटेट दी ओरिजिनल एरे, यानी कि ओरिजिनल एरे जैसा था वैसे ही बना रहेगा, बट ऑलवेज रिटर्न अ न्यू एरे। ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है बजाय ओरिजिनल एरे को म्यूटेट करने के। व्हेन वर्किंग विथ नॉन म्यूटेटिंग मेथड्स वी शुड रिप्लेस द ओल्ड एरे विद द न्यू वन। तो ओल्ड एरे को न्यू जो मेथड रिटर्न हो रहा है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। कौन कौन से नॉन म्यूटेशन मेथड्स हैं? फिल्टर, जो कि हमने अभी देखा, कॉन्केट, और एक है स्लाइस। तो ये सब देखिएगा प्रैक्टिकल करके, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। मैंने इसमें से एक एग्जांपल आपको फिल्टर का बता दिया हुआ है इसी दरम्यान, जिससे कि आप इसको यूज़ कर पाएगा। एक आपको यूज़ करने का तरीका आपको पता। बाकी कॉन्केट क्या करेगा? कॉन्केट करेगा। स्लाइस क्या करेगा? स्लाइस करेगा। क्या डेफिनेशन में बता रहा हूँ बताइए।
देखिएगा आप कॉन्केट आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट में हमने इसको देखा होगा, कोई कॉन्केट कैसे करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे हैं वो हमने देखा होगा, दो एलिमेंट को कैसे जोड़ते हैं वो हमने देखा होगा। तो इसी को कॉन्केट कहते हैं, स्लाइस यानी कि डिवाइड करता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें V4 में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी हो सकता था मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।